हरियाणा खराब सड़कों की ऑनलाइन कर सकेंगे शिकायत। भारी सड़क एप्लीकेशन का शुभारंभ। सीएम सैनी बोले तस्वीरें और लोकेशन कर सकेंगे अपलोड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान। कहा 17 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रदेश को देंगे विकास कार्यों की सौगात। अभय सिंह चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस परिवार 2013 के सीडी कांड पर की एसआईटी गठन करने की मांग। कहा जांच नहीं हुई तो बीजेपी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम पर उठेंगे सवाल। झमाझम बारिश से बदलता मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट आने से ठंडक का एहसास। बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में भारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि ये एप्लीकेशन नागरिकों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करेगी। इस ऐप के जरिए नागरिक सड़कों की खराब हालत, गड्ढे, टूटे हुए मार्ग या जलभराव की समस्या की शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग वो पिछले दिनों स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर के तैयार हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपए की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण हुआ है। जबकि अगर हम देखें 2014 से पहले 10 वर्षों के अंदर 1,713 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 451 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग ही बने। और अगर इन 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे 1,719 किलोमीटर, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी गति से काम हो रहा है। इतना ही नहीं, यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल भी समाप्त किए। लोगों के खर्चा भी कम हुआ है, उसके ऊपर समय भी बचा है, खर्चा भी कम हुआ है और उसका लाभ आमजन को मिला है। मुझे ये बताते हुए कि अब कोई भी नागरिक जब सड़क पर गड्ढे को देखेगा, टूटी सड़क पाएगा या जल भराव, जैसा भी बताया भी है कि अगर जल भराव भी होगा तो उसके अंदर भी उसकी जानकारी हमारे पास आएगी। तो मुझे खुशी है। तो इस हमारी सड़क परियोजना जो एप्लीकेशन है, हमारी सड़क एप्लीकेशन के माध्यम से केवल एक क्लिक में रिपोर्ट हमारे अधिकारी के पास पहुंच जाए। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सीएम सैनी ने निर्देश दिया कि 500 वर्ग गज तक की श्यामलात भूमि पर अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में मुनियादी कराई जाए। अगले 3 सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिन जिलों के केस अपूर्व हो चुके हैं उनकी रजिस्ट्रियां जल्द कराई जाएं। इसी के साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
धरातल पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसके लिए अधिकारी हर 15 दिन में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने 1 करोड़ 55 लाख का चेक सौंपा। ये चेक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एसबीआई के अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार भी मौके पर मौजूद रहे। ये राशि एसबीआई के कर्मचारियों द्वारा राज्य में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों में सहयोग के रूप में एकत्रित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन का योगदान दिया। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय स्टेट बैंक की सराहना करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक द्वारा हरियाणा प्रदेश नागरिकों के प्रति किया गया ये उदार योगदान और निरंतर सहयोग सराहनीय है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 17 अक्टूबर को पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जिसमें पीएम मोदी प्रदेश में सौगात देकर जाएंगे। साथ ही बड़ौली ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रस्तावित रहती है, परंतु कल शाम से माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं 2-3 दिन के लिए, तो कई विषय ऐसे थे जिन पर चर्चा करना आवश्यक था। तो आज मंत्री परिषद की अनऑफिशियल बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर रखी गई और अभी तो ऑफिशियल तो सब तय हो जाएगा, परंतु जो टेंटेटिव चर्चा हुई है कि शायद 9 तारीख को कैबिनेट और विधायक दल की मीटिंग दिल्ली में होगी और 11 तारीख को हमारे संगठन की बड़ी मीटिंग पंचकुला में करने का भी टेंटेटिव योजना बनी है। और जैसा प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित है कि शायद 17 तारीख को हरियाणा में 1 साल सरकार का पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी उस बड़े कार्यक्रम में अपने आप को शरीक करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों से पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने विधानसभा के अनेक गांवों में विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जहां इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगभग 13 करोड़ रुपए पुंडरी में विभिन्न योजनाओं के लिए और 86 करोड़ रुपए सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य के लिए सरकार की ओर से मंजूर कर लिए गए हैं और जल्द ही पुंडरी में भी सड़कों का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। आज सर हमारे हल्के के 9 गांव में विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ। सर 5 करोड़ सीएम अनाउंसमेंट आ चुकी है, 5 करोड़ स्कूलों के सीएम अनाउंसमेंट आ चुके हैं, 10 करोड़ चुके हैं और 2 करोड़ सर हमारा जो जन संवाद के आ चुके हैं और 1 करोड़ रुपया वेंगी से आ चुका है सर। और इसके अलावा सर हमारी सड़कें हैं जिसमें से मतलब 86 करोड़ सड़कों का आ चुका है। अभी सर टेंडर प्रोसेस में है और अभी टेंडर खोलने शुरू हो चुके हैं। खबर कलावली से है, जहां झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तापमान में अचानक गिरावट आई है और लोगों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही ठंडक का अनुभव किया है। अगले कुछ दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
किसान गुरदीप सिंह का कहना है कि खेतों में बाजरा और कपास की फसल पकने की स्थिति में है। ऐसे में लगातार बारिश से फसल गिरने और गुणवत्ता खराब होने का खतरा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मानसून का अंतिम दौर सामान्य से अधिक लंबा खिंच रहा है, जिसके कारण नमी और ठंडी हवाएं दोनों साथ चल रही हैं। साथ ही मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि इस बार सर्दी सामान्य से अधिक पड़ सकती है। बता दें कि कलावली में झमाझम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हल्की ठंड का भी एहसास होने लगा है। इस दौरान किसानों के लिए ये बारिश बड़ी समस्या बन के आई है, क्योंकि किसानों के खेतों में इस दौरान कपास की फसल लगी हुई है, जो कि बारिश होने की वजह से खराब होने की संभावना किसानों द्वारा जताई जा रही है कि ज्यादा नमी के कारण कपास की फसल खराब हो सकती है या फिर उसकी गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि हिसार में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर युवक को 14 बार चाकुओं से गोदा। इसके बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें हमलावर युवक को चाकू मारते हुए देखे जा सकते हैं। एक युवक ने गोली भी मारने की कोशिश की, लेकिन बंदूक नहीं चली। हमलावरों के जाने के बाद युवक घायल हालत में बाहर पहुंचा और लोगों को बुलाकर आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान रानू सैनी के रूप में हुई है। वे सब्जी मंडी पुल के पास ही एक किराना की दुकान पर काम करता था। पलवल एसपी वरुण सिंगला के नेतृत्व में पुलिस में बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीआईए पलवल ने 2 कुख्यात बदमाशों को रहराना गांव के निकट मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोल व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने आदि संगीन धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दोनों आरोपियों पर कई मामलों में पीओ भी घोषित है। बता दें कि पलवल में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। बता दें कि इन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। इन पर हत्या, चोरी और कई संगीन मामले पहले से दर्ज हुए हैं, जिस पर पुलिस को लगातार लंबे समय से इन दोनों आरोपियों की तलाश थी, जिन्हें अब मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है। सूचना मिली कि कुसलीपुर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग में वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुसलीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते इन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पे पीछे की तरफ फायर करके भाग रहे थे। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई तो उनको काबू करना चाहा तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग। यमुनानगर में वन विभाग की लगातार सतर्कता के बावजूद जंगलों से खैर तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंगलों से आए दिन पेड़ काटने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग कटे पेड़ों की लकड़ी पकड़ने के दावे तो करता है, पर कहीं न कहीं सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर खैर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।
देखिए, हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने इस मिनी ट्रक या जो टाटा की गाड़ी है ये इसको पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया और इस गाड़ी को हमने मौके पे दादूपुर के पास राउंड ऑफ कर लिया। एक जो आदमी की पहचान हुई है वो इनाम है, 3-4 आदमी और थे, टोटल 4 आदमी इस गाड़ी में थे। तो इसकी वैल्यू का ऐसे है, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। फॉरेस्ट एक्ट में जो है 1927 की धारा 26, 32, 33, 50 और 52 और वाइल्ड लाइफ एक्ट 9, 27, 29 और 51 की इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसकी सीज रिपोर्ट बना के माननीय अदालत में दे दी है और जल्दी ही उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 में शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक कार में आग लगने की घटना सामने आई, जब सीएनजी लीक होने के कारण एक सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार चालक का थोड़ा सा चेहरा और हल्का सा हाथ झुलस गया है, जिसे तुरंत नजदीकी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि समय रहते चालक को अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी महेश ने बताया कि कार चालक पास की सोसाइटी से अपनी सेंट्रो कार में सीएनजी भरवा कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे कार के अंदर गैस रिसाव की गंध आई। चालक ने सावधानी बरतते हुए कार को सेक्टर 85 रोड पर एक मैकेनिक को दिखाया, लेकिन गैस लीकेज का सही स्थान नहीं मिला। इसी दौरान चालक ने कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी स्पार्किंग के कारण कार के अंदर फैली गैस ने आग पकड़ ली। फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्वनी कुमार ने इंद्री हलके के लगभग 33 गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि जिलाधीश उत्तम सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं का विभिन्न विभागों और अधिकारी कर्मचारियों की ग्राम स्तरीय टीम का गठन कर गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, ये कृषि कल्याण विभाग की तरफ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है, ये एकदम पहल का और अच्छा काम है, जो कि किसानों को जागरूक करने के लिए एक माध्यम है और किसान जो है जागरूक भी हो रहा है और आगजनी की कोई भी दुर्घटना ऐसी नहीं हो रही है। पहले होती थी और पहले देखो किसान करते थे, क्योंकि मशीनें भी थोड़ा मात्रा में कम थी। अब मशीनें भी अधिक हो चुकी हैं और किसान भी जागरूक हो चुके हैं। फायदा भी है किसान को दोनों माध्यम में फायदा है। अगर वो एक्सी2 के माध्यम से पराली को बाहर बेचता है तो मुनाफा भी होता है, और अगर इन-सीटू के माध्यम से खेत में उसको मिलाता है तो वो खाद के रूप में उसका फायदा करती है। सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया, सरकार की तरफ से किसान को 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है इस वर्ष, जो कि पिछले वर्ष 1000 रुपए था। साहब क्या कुछ कहेंगे, आज क्या अभियान आप लोगों द्वारा चला गया? आज अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सीआरएम से संबंधित ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो इंद्री एरिया के लगभग सभी गांवों में 2 टीमें बनाई गई है और उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं, फार्मर को समझाया भी है और फ्लैग मार्च निकाला है कि कोई भी आगजनी की घटना ना हो। कहाँ पर ये फ्लैग मार्च निकाला गया? ये फ्लैग मार्च अभी हम लोगों ने इंद्री से शुरू किया था और समोरा से, खेड़ी मानसिंह से होते हुए, बादसो एरिया से होते हुए, और एक फ्लैग मार्च अभी हमारा ब्याना से शुरू होके और चुगामा तक, और लास्ट में इधर ननेड़ा से होते हुए वापस आएगा। ये सभी लगभग सभी गांव में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और वैसे तो हमारे यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी घटना आगजनी की नहीं आई है और ना ही आगे आने की संभावना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फार्मर्स को अवेयर किया है और हमारे जो इंद्री एरिया का जो फार्मर्स है बहुत ज्यादा समझदार है। वो अभी तक कोई भी ऐसी आगजनी की घटना नहीं है।
पिछले साल की अगर बात करें तो अब के आंकड़ों में कितना फर्क लग रहा है? पिछले साल के अगर बात करें तो अब की बार जीरो बर्निंग है, और आप लोग भी जैसा देख रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि फार्मर्स को हमने बहुत अधिक सब्सिडी पे जो है इसके लिए इन सीटू के लिए भी और एक्स-सीटू के लिए उसके लिए यंत्र जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं, और अधिकतर फार्मर इस बार जो है इन सीटू अधिक कर रहे हैं, यानी अपनी जो फसल अवशेष है उसको मिट्टी में ही मिला रहे हैं, जिससे खाद भी आने वाले टाइम में उनको कम आवश्यकता पड़ेगी। पर एकड़ के हिसाब से अनुदान भी दिया जा रहा है? हाँ, पर एकड़ के हिसाब से, चाहे फार्मर उसको इन सीटू कर रहा है चाहे एक्स-सीटू, यानी चाहे अपने फसल अवशेष को मिट्टी में मिला रहा है और या बाहर निकाल रहा है, या फिर वो आप जैसे हमारे गार्लिक का यहाँ पे लहसुन का काफी एरिया है उसके लिए प्रबंध कर रहा है, मल्चिंग का कर रहा है, तो सभी को पिछले साल 1000 रुपये एकड़ था, इस बार 1200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उनको अनुदान राशि का भी प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। विभाग की तरफ से किसानों को क्या कहेंगे? विभाग की तरफ से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेषों में आग ना लगाए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे मिल सकता है, उसको हम लोग साधन प्रोवाइड कराएंगे। बल्कि इस जो खबर सिरसा से जमाल गांव के नजदीक गुड़िया गांव से है, जहां ग्रामीण सेवा शिविर के तहत गुड़िया गांव में नायब तहसीलदार संजीव सिहाग के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौके पर ही अधिकारियों से अपने कार्य भी करवाए। शिविर के दौरान ग्राम पंचायत ने पट्टों का वितरण किया। चिकित्सा विभाग की ओर से रोगियों को दवाओं का वितरण किया गया। वहीं कृषि विभाग की ओर से बीज वितरण, खाता विभाजन कार्य और घर दीवारी ऐप का प्रशिक्षण, महिला व समाज कल्याण विभाग की ओर से गोद भराई रस्म और स्वामित्व योजना में पट्टे वितरित किए गए। में कोई जमींदार है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई गरीब है, कोई सतान काम ले गया जो भी मुकाम है कागजात के अनुसार, कानून के अनुसार सबको काम हुए है। ऐसे को कोई न हो बीच में तो वो भी वो कागज से सही हो गया, आगे 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। और सुख शांति से शिविर लग रही है और लग्यो सब अधिकारी है का मौजूद है, बीडीओ साहब आया, नायब तहसीलदार आया और सारे जो विभाग है, जल विभाग है। बता दें कि सिरसा में एक शिविर फरीदाबाद में पुलिस के सामने ही एक दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। बेखौफ आरोपियों ने मामूली बात पर ही वारदात को अंजाम दिया। पनीर विक्रेता दुकानदार ने अपने बचाव में पुलिस बुलाई थी। पुलिस के आते ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से भाग निकले, जिसमें से एक को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। वहीं चाकू लगे दुकानदार को वहां से तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरा मंदिर के रोड पर दुकान करता है 20-1 साल से। तो वहाँ पनीर की खोबा ऐसे शादी के ऑर्डर ऐसे आते हैं तो देता है। तो रात पता नहीं किस बात पर 4-5 आदमियों ने चाकू दुकान बंद करके, हाँ दुकान बंद करके गया, घर के लिए तैयार हो रहा था, कुछ लेना होगा कहीं दुकान पे गया, अपनी दुकान से 2-4 दुकान आ गए तो वहाँ 3-4 लड़कों ने एकदम बाहर कर दिया, गुथ पड़े और गुथ गए तो वो भी गुथा होगा
बाकी चक्कू मार दिया, चक्कू मार दिया। गाड़ी का मुंह था, पुरानी रंजिश थी क्या? न रंजिश तो कोई पुरानी नहीं थी, झगड़ा लेन देन का, न लेन देन का भी कुछ नहीं है। तो मैंने सीधा तो कहा सीधे। अब लेन देन में तो ये हो सके किसी ने फ्री पनीर मांगा हो या कोई बात हो तो वहीं पर रंजिश रखता हो कोई। नाम क्या था बेटे का, कितनी उम्र थी? परवीन था, परवीन है, 35-36 साल की उम्र थी। जी, आज रात को थाना ओल्ड में जगदीश वासी सनराइज कॉलोनी मवई ने शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि उसका बेटा परवीन, जिसकी बसीला कॉलोनी में अपने की दुकान है, कल वह अपने एक दुकान में काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी के साथ वापस घर आ रहा था। तो रास्ते में सागर जनरल स्टोर गली नंबर 6 के चौक के पास पड़ता है, जहाँ पर वो मोटरसाइकिल पे सामान लेने के लिए रुका। तो वहाँ पर एक राजा नाम का लड़का और अन्य लड़के खड़े थे, जिनसे उनकी कहासुनी हो गई और इस दौरान लड़ाई झगड़े में राजा ने उसके बेटे को चाकू मार दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।